हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब एडवर्ब का एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट्स को परेशान करता है, वो हमेशा इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। इससे पहले मैंने एडवर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने आपको डिफिनेशन और उसके काइंड्स को बताया है। आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब की। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब की जो पोजीशन होती है सेंटेंस में कहाँ कहाँ होती है। देखिए, एडवर्ब की पोजीशन जो होती है वो सेंटेंस में 3 जगह पर होती है। एक होती है सेंटेंस के शुरू में, जिसको हम कहते हैं फ्रंट पोजीशन। एक होती है सेंटेंस के बीच में, जिसको हम कहते हैं मिड पोजीशन। और एक होती है सेंटेंस के अंत में, जिसको हम बोलते हैं एंड पोजीशन। एंड पोजीशन, ठीक है ना। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो क्राइटेरिया है पोजीशन ऑफ एडवर्ब की वो बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पर कम से कम समय में और कम से कम रूल में मैं आपको इस डाउट्स को, यानी पोजीशन ऑफ एडवर्ब के जो डाउट्स आपके मन में बने रहते हैं, 99% आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ये मैं कोशिश करूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका 90% या 99% आपका जो है ये डाउट क्लियर हो जाना है। आप तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो सुनिए एक बात, जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब होती है वो कहाँ कहाँ होती है, एक फ्रंट, एक मिड और एक एंड। तो हम इन तीनों को एक साथ लेकर के पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे एडवर्ब हैं जिनकी पोजीशन मिड में भी होती है, फ्रंट में भी होती है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एंड में होती है। तो इन सबको जो है कि करके पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक रूल बता देना चाहता हूँ आपको। एक रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी अगर एडवर्ब है, कोई भी एडवर्ब, अब एडवर्ब के काइंड्स तो आपने पढ़े होंगे, तो कोई भी एडवर्ब हो, अगर वो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि वर्ब हो या एडवर्ब हो या प्रेपोजिशन हो या फिर आपका एडजेक्टिव हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, कोई भी एनीथिंग, अगर वो एडवर्ब किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर रहा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उस एडवर्ब को उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास में ही लिखा जाए। ये पहला रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबके लिए काम करेगा। इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। एक प्रैक्टिकली मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कपिल कोई लड़का है जिसने ये डिसाइड किया, कपिल हैज डिसाइडेड टू वॉच द मूवी। इस सेंटेंस में देखिए मैंने आपको एडवर्ब नहीं लिखा है, लिखा है कि कपिल हैज डिसाइडेड टू वॉच द मूवी। कपिल ने ये डिसाइड किया है कि उसे मूवी देखनी है, यानी मूवी देखने के लिए उसने क्या किया, निर्णय लिया। अब उसका निर्णय थोड़ा सा मूवी देखने के बाद थोड़ा सा और बदल गया, यानी उसने एक डिसीजन और ले लिया। तो कपिल हैज आल्सो हमने लिख दिया यहाँ पर, आल्सो डिसाइडेड टू विजिट द ताज। या सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा कि कपिल हैज आल्सो डिसाइडेड टू विजिट द ताज, यानी कि पहले उसने डिसाइड किया मूवी देखने की, फिर उसने क्या किया, अपने डिसीजन को बदला, या हम कह सकते हैं डिसीजन को और बढ़ाया, यानी कि उसने ये भी डिसीजन लिया कि विजिट करना है ताज को, यानी ताज देखने चलना है। उसने निर्णय को बदला, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कपिल हैज आल्सो डिसाइडेड, यानी कपिल ने ये भी निर्णय किया कि उसको कहाँ जाना है, ताजमहल देखना चाहना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आल्सो है ना, ये डिसाइड को क्या कर रही है, डिसाइड को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने इस आल्सो को हम डिसाइड पहले लिख दिया। अब मान लीजिए कपिल क्या किया, ताजमहल विजिट करने के डिसीजन के बाद उसको अच्छा लगा ताजमहल, तो उसने अपने निर्णय को और बदला कि चलो भाई कपिल हैज डिसाइडेड टू विजिट द रेड फोर्ट आल्सो। देखिए मैंने आल्सो को लिख दिया लास्ट में। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि कपिल ने डिसाइड किया कि भैया रेड फोर्ट भी चलना है, यानी रेड फोर्ट जाने का भी उसने क्या किया, निर्णय किया। तो उसने निर्णय किया रेड फोर्ट जाने का भी, तो रेड फोर्ट जाने का भी उसने निर्णय कर लिया। तो अभी तक उसने ताजमहल जाने के बाद उसने क्या कर लिया, रेड फोर्ट को भी क्या कर लिया,
निर्णय में ले लिया कि हमको अब रेडफोर्ड भी चलना है। तो यहाँ पर जो आल्सो है ये रेडफोर्ड के पहले आ रहा है और यहाँ पर जो आल्सो है वो डिसाइड के पहले आ रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब होती है, यानी कि एडवर्ब की जो पोजीशन होती है सेंटेंस में, वो कोशिश हमें यही करनी होती है कि जिसको ये मॉडिफाई कर रहे उसी के पास में इसको लिखें। ठीक है ना, जिसको ये मॉडिफाई करे उसी के पास में लिखे। यहाँ पर डिसाइडेड को कर रहा था तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर रेडफोर्ड को कर रहा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये रूल आपको लेकर के चलना है पूरे नियम के अंतर्गत। ध्यान से समझिएगा इस बात को। चलिए, अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आई है तो भाई एक बार फिर से वीडियो को जो है रिवर्स में ले जाइए, फिर से एक बार समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं एक बात फिर से रिपीट कर दूँ अपने बात को कि एडवर्ब उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के निकट में लिखते हैं, पास में लिखते हैं जिनको ये मॉडिफाई करता हो। तो यहाँ पर डिसाइड को कर रहा था और यहाँ पर रेडफोर्ड को कर रहा था। अब आइए करके इसके रूल को समझते हैं, और रूल को समझने के बाद मैं बिल्कुल कहूँगा कि आपको जो है एडवर्ब की जो पोजीशन है अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो चलिए एक करके रूल को रन अवे। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अपने रूल नंबर 1 को। तो रूल नंबर 1 में मैंने कुछ एडवर्ब आपके सामने लिखे हैं। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी आते हैं एडवर्ब, और कुछ जो होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में भी आते हैं। तो वो हमारा इश्यू नहीं है कि कौन सा एडवर्ब है, आप एडवर्ब को याद करिए। ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली एक्सेट्रा, मतलब और भी ऐसे जितने भी एडवर्ब हैं क्या होते हैं कि इनको मेन वर्ब के पहले तथा बी वर्ब के बाद में लिखे जाते हैं। तो मेन वर्ब के पहले, ठीक है ना, और बी वर्ब के बाद। तो बी वर्ब का मतलब हो गया आपका इज, एम, आर, वाज, वर, यानी कि ये इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कोई मेन वर्ब ना हो या सिर्फ इज, एम, आर, वाज, वर ही हो, तो इनके बाद हमारा जो है ये सारे एडवर्ब यूज किए जाते हैं। ये तो होगी अलग बात। अब आगे करके एग्जाम्पल को समझते हैं, मेन वर्ब को समझते हैं कि मेन वर्ब यहाँ पर क्या है। देखिए, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब आप देखिए यहाँ पर जो ऑलवेज है ये मेन वर्ब के पहले यूज हुआ है। स्पीक्स क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, ऑलवेज। यहाँ पर देखिए नेवर जो है टेल्स से पहले स्टार्ट हुआ है, क्योंकि टेल्स क्या है, मेन वर्ब है, तो ही नेवर टेल्स है। यहाँ पर देखिए आई एम ऑलवेज हैप्पी। देखिए यहाँ पर एम क्या है आपका, बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद ऑलवेज लिखा है, फिर लिखा है हैप्पी। यहाँ पर हैप्पी कोई वर्ब नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी चल है ना, ये क्या हो रहे हैं आपके मिड पोजीशन देखिए आ रहे हैं। ये मिड पोजीशन में इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब हैं। इनका यूज कहाँ पर होता है, मिड पोजीशन। मिड मतलब की पोजीशन इनका है सेंटेंस में, मिड पोजीशन। तो ये देखिए मिड पोजीशन तो ही है, बीच में ही तो है, शुरू में तो है नहीं, ना ही ये एंड में है। तो ये मैं अभी आपको मिड पोजीशन वाले एडवर्ब बता रहा हूँ। तो ये जितने भी हैं ये मिड पोजीशन वाले एडवर्ब हैं। आप देख सकते हैं विल क्या है, ये मेन वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, और यहाँ पर ये क्या है, गो क्या है, आपका मेन वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सब हम लिखते हैं। क्लियर है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो फिर सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो आप सब्जेक्ट के बाद समझ लीजिए या मेन वर्ब से पहले समझ लीजिए। आइए एक एग्जांपल यहाँ पर भी लिखा है कि माई मदर इज हार्डली 50 ईयर्स, मुश्किल से 50 साल की हैं। तो यहाँ पर देखिए हार्डली किसके बाद यूज हुआ है, इज, एम, आर के बाद। क्लियर। चलिए अब जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है, जो आपका यहाँ पर लिखा है नोट में कि सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नो सूनर। नो सूनर छोड़ दें तो बाकी जितने भी एडवर्ब हैं इसी के हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एडवर्ब मैंने लिखे हैं, कुछ एडवर्ब जो इंपॉर्टेंट हैं, वैसे बहुत से एडवर्ब हैं, लेकिन मैं वही एडवर्ब के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ जो आपको पढ़ेंगे। अगर इसको पढ़ेंगे तो आपका जो है कंपटीशन या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका काम चल जाएगा स्टूडेंट्स। मैं बहुत ही सोच समझ करके, ढूंढ करके मैंने ये वीडियो जो है बनाया है, और इतने जो है एडवर्ब जो है लिखे हैं। तो सेल्डम हो या नेवर हो या हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, नो सूनर हो, इनके बाद हमेशा क्या करते हैं, अगर इनको हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं, यानी कि अगर इन एडवर्ब्स को हम क्या करें, फ्रंट पोजीशन में लिखें, इनको अगर हम कहाँ रख दें, फ्रंट पोजीशन में ले आएँ। अगर सेंटेंस के कहाँ ले आएँ, फ्रंट में लाएँ, शुरू में लाएँ, तो हम ला सकते हैं। लेकिन ऐसा जब करेंगे तो इनके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं
वर्ब का इन्वर्जन करना है, यानी इन्वर्टेड वर्ब लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो मैंने बताया कि इन एडवर्ब का यूज सेंटेंस के मिड में करते हैं, लेकिन इन्हीं एडवर्ब में से कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिनका यूज हम सेंटेंस के फ्रंट में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो हमें इनके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। अब देखिए एग्जाम्पल को, जैसे कि मैंने सेल्डम को शुरू में लिख दिया, तो सेल्डम के बाद हमको डज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस हिसाब से। तो सेल्डम डज सी मीट हर फ्रेंड। अगर हमने हार्डली को शुरू में लिख लिया, जैसे हार्डली को वहाँ पर लिखा था, हार्डली को शुरू में लिख लिया, तो हार्डली के साथ हमारा जो भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है बनता है। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर हैड ही लगाइए, जरूरी नहीं कि हैड लगाइए, हार्डली के साथ डिड भी लगा सकते हैं, हार्डली के साथ डज भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो हार्डली हैड सी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स। तो हम कहने का सिर्फ मतलब यही है कि अगर इन एडवर्ब्स को शुरू में लिखेंगे, अगर एडवर्ब्स आपको शुरू में मिलेगा तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको जरूर मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक मैं नो सुनर लिख दिया है, तो आपने नो सुनर वाले सेंटेंस में देखे होंगे जिनके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ एडवर्ब ऐसे हैं, कह सकते हैं कि एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, या एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं, ये सेंटेंस के मिड में भी आ सकते हैं और उनमें से कुछ सेंटेंस के फ्रंट में भी आ सकते हैं। पर ऐसा जब हो, अगर फ्रंट में हो तो उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड देन उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कुछ? चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने रूल नंबर 2 को। तो देखिए रूल नंबर 2 हमारा ये है कि जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब या किसी प्रीपोजिशन या किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, ठीक है ना। अब इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ दूंगा, सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है ना। यानी कि हमारा जब कोई एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब या किसी प्रीपोजिशन या किसी वर्ब या किसी पूरे सेंटेंस को अगर ये मॉडिफाई करे तो हमेशा उससे पहले आता है, यानी कि जो एडवर्ब होगा उससे क्या आएगा, पहले आएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। द बॉय वॉज वेरी यंग। तो देखिए यंग एक क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एक एडवर्ब है। तो देखिए एडजेक्टिव से पहले ये एडवर्ब आया, पोजीशन इसकी कहाँ होगी, एडजेक्टिव से पहले, और ये सब भी क्या है आपकी मिड पोजीशन में तक ये चल रहा है। ये सब क्या आ रहा है, मिड पोजीशन में ये यूजेस बताए जा रहे हैं आपको। कपिल वॉज अ रेदर लेजी बॉय। तो देखिए लेजी क्या है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव है, और ए रेदर क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। फिर थर्ड सेंटेंस में देखिए ही इज रनिंग टू स्लो। तो देखिए स्लो क्या है, एक ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ये स्लो जो है ना आपका एक एडवर्ब है, और ये टू भी क्या है आपका, एडवर्ब ही तो है। तो एडवर्ब जो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उससे पहले ही आएगा। तो ये सब देखिए मिड पोजीशन में सब चल रहा है। यहाँ पर देखिए मिड पोजीशन, यहाँ पर मिड पोजीशन, यहाँ पर टू क्या है, मिड पोजीशन में है। लेकिन ये जो स्लो है आपके देखिए एंड पोजीशन है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, रूल नंबर 3 बात करेंगे, जिसमें हम आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं एंड पोजीशन में आते हैं। अभी हम मिड पोजीशन को देख रहे हैं और फ्रंट पोजीशन को भी साथ में देख रहे हैं। तो देखिए द काइट इज फ्लाइंग एग्जैक्टली ओवर माई हेड। तो ओवर क्या है, प्रेपोजिशन है, और एग्जैक्टली क्या है, ये इसका क्या है, एडवर्ब है, जो प्रेपोजिशन क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए उसके पहले आ गया। लेकिन इनफ को छोड़ दीजिए आप। इनफ का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इनफ के बारे में बताया है। उसका लिंक बिल्कुल जस्ट इसके नीचे है, वीडियो के नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा। आप इनफ का यूज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उसके पहले नहीं होगा, उसके बाद में होगा, ठीक है ना। तो ये इनफ जो होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में लगाया जाता है, तो इसकी पोजीशन जो होती है थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो इन सब चीज़ों को हम जानेंगे अपने रूल नंबर 2 में। तो रूल नंबर 2 में हमने क्या देखा कि जो एडवर्ब कुछ ऐसे भी हैं जो अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रीपोजिशन या वर्ब या किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करें तो वो सेंटेंस उससे पहले आते हैं। तो देखिए सब उनसे पहले ही आए हैं, लेकिन इनफ को छोड़ करके, ठीक है ना। अब देखिए मैंने जो सेंटेंस लिखा है, अगर ये पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई करें, आइए देखते हैं इस नोट में। सेंटेंस को जैसे मॉडिफाई देखिए कर रहा है, ही इज राइट। तो देखिए श्योरली क्या है, ही इज राइट, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा, तो यहाँ पर श्योरली क्या आ गया, सेंटेंस के शुरू में आ गया। तो कुछ एडवर्ब ऐसे भी हैं जो अगर सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे आप देखिए यस, प्रोबेबली, ये सब जो लिखा है ना कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब कॉमा इंट्रोगेट एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, ये दोनों
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो या निगेशन हो, जैसे यस, नो, श्योरली, सर्टेनली, सडनली, प्रोबेबली, ये सब कुछ एडवर्ब हैं जो सेंटेंस के शुरू में भी होते हैं और सेंटेंस के बीच में भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम श्योरली की एग्जांपल लें तो लिखें ही विल श्योरली गेट गुड मार्क्स। तो आप यहाँ देखिए मैं श्योरली का यूज कहाँ पर कर रहा हूँ, मिड पोजीशन में भी कर रहा हूँ। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यस, नो, श्योरली, सर्टेनली, सडनली, प्रोबेबली ये सेंटेंस के फ्रंट में भी होते हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात में नहीं है, इनको हम पहले भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये मॉडिफाई किसको कर रहा है। अब रही बात इंट्रोगेटिव एडवर्ब की, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में कौन कौन से आते हैं, जैसे वेयर, तो ये वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी तो है, शुरू में ही तो आएगा। क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। हाउ मैनी, ये सेंटेंस के शुरू में ही तो आएंगे। तो सुन लीजिए आप ध्यान से कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो या निगेशन हो या पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब जैसे हैं वो सेंटेंस के शुरू में ही आते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था। अब लास्ट रूल नंबर 3 हम लोग समझेंगे। बस हमारा एडवर्ब का पोजीशन जो है 90% क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं अपने रूल नंबर हम 3 को। देखिए रूल नंबर 3 में लिखा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हो, टाइम हो, प्लेस हो, इनको हम एंड और मिड पोजीशन रखते हैं तथा एमपीटी का रूल अपनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये एमपीटी क्या है। एम मीन्स मैनर, पी मीन्स प्लेस और टी फॉर टाइम। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम का रूल अपनाते हैं। लेकिन इस रूल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बता दूं, सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ना, ये पूरे के पूरे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये आपका जो एक्शन होता है सब्जेक्ट के द्वारा, ये उसको मॉडिफाई करता है। जैसे कहा जाए कि ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये जो फास्ट है ना, ये आपका एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है। और ये किसकी विशेषता बतला रहा है यहाँ पर, रन्स की। तो ये क्या होते हैं, मुख्य रूप से वर्ब की विशेषता को बतलाते हैं, जिनको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट एक्शन करता है उस एक्शन के तरीकों को बताते हैं कि कैसे कर रहा है। ठीक है ना? तो ये आपके क्या है, ये जो फास्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एक बात यहाँ पर यह समझना है कि जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, प्लेस और टाइम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ जो मैनर होते हैं ये हमेशा अपने वर्ब जिसको ये मॉडिफाई करते हैं उसके बाद लिखे जाते हैं। लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे कहा जाए ही बीट्स हिम मर्सीलेसली, यानी कि ही बीट्स हिम, उसने उसको मारा। अब देखिए यहाँ पर बीट्स कैसे मारा, मर्सीलेसली, निर्दयता के साथ मारा। तो आप समझिए कि यहाँ पर ये जो बीट्स है ये क्या है, एक वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है मर्सीलेसली। तो आप मर्सीलेसली को यहाँ नहीं लगा सकते थे। आप अगर लिख दीजिए कि ही बीट्स मर्सीलेसली हिम तो गलत हो जाएगा। कभी भी जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो ऑब्जेक्ट और वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो आप उसको पीछे लिखिए, अगर नहीं दिया होता ऑब्जेक्ट तो इसके बाद लिखते हैं। तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो वो ऑब्जेक्ट जरूर होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये एंड में जाएगा। चलिए अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है ही अटैक्ड। देखिए अटैक्ड क्या है, एक वर्ब है। ये अटैक्ड क्या है, वर्ब है, जो कि ये एक्शन किसके द्वारा किया गया, ही के द्वारा। अब ये जो दिया है ना, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए बोल्डली जो है आपका एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है। तो यहाँ पर देखिए जो एडवर्ब ऑफ मैनर है आपके सेंटेंस के एंड में आया है, तो ये एंड में हो गया, तो ये यहाँ पर आ गया, इसके लिए मॉडिफायर है। तो ये हो गया ही अटैक्ड हर एनिमी बोल्डली। तो एडवर्ब ऑफ जो मैनर होते हैं ये सेंटेंस के एंड में आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद, कभी भी इनके बीच में नहीं हो सकता है। दूसरा सेंटेंस देखिए ही डिड हिज वर्क। तो यहाँ पर भी वही रूल हुआ, डिड क्या है, वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क केयरफुली। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन देखिए कहाँ पर हो रही है, एंड में हो रही है। इस सेंटेंस देखिए ही लिव्स पीसफुली। देखिए अब लिव्स की पोजीशन कौन बता रहा, पीसफुली। अब अगर इसी सेंटेंस में लिख दें ही लिव्स पीसफुली इन हिज एरिया, तो
तो यहाँ पर एरिया हमने जोड़ दिया, इन हिज एरिया, अपने वो एरिया में रहता है पीसफुली। तो यहाँ पर हम पीसफुली का यूज़ सही मानेंगे, इसको लास्ट में करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये पीसफुली अगर हम इन हिज एरिया लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, मिड पोजीशन में हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका सही है कि ही लिव्स पीसफुली इन हिज एरिया। तो आपका ये सेंटेंस सही है, क्योंकि ये जो लिव्स है ना, ये आपका ऐसा वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हो रहा कुछ? चलिए सेंटेंस नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो लिखा ही आस्क्ड हिम टू राइट। देखिए उसने आस्क, उससे कहा, हिम मैंने उससे क्या करने के लिए बोला, राइट द आंसर्स, टू राइट द आंसर। ये पूरा का पूरा क्या है, जो ये उसने जो बोला है ना, आस्क्ड क्या करने के लिए बोला है, राइट द आंसर। ये ऑब्जेक्ट ही है और हिम भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के ही पार्ट हैं, इसलिए केयरफुली कहाँ जाएगा, लास्ट में। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ही आस्क्ड हिम टू केयरफुली राइट द आंसर। यहाँ पर बीच में कभी भी एडवर्ब हो भी नहीं सकता है, यानी कि इन्फिनिटिव को तोड़ करके एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि ही आस्क्ड हिम टू केयरफुली राइट द आंसर। तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या है, एरर है। तो आप ध्यान दीजिए कि देखिए एंड पोजीशन में क्यों जा रहा है, एंड पोजीशन में। अगर बात करते हैं 6 सेंटेंस की, डू नॉट गो देयर, तो ये आपका क्या है, प्लेस है। ये आपका एडवर्ब क्या है, प्लेस। तो प्लेस तो लास्ट में ही होता है भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है आपका एंड पोजीशन रखता है। अब हम बात करेंगे एमपीटी का रूल क्या होता है। तो एमपीटी का रूल बात करने के लिए हम देखिए एग्जांपल नंबर 6 लिख रखे हैं, जिसमें आपके सामने लिखा है ही रोट द लेटर स्विफ्टली। तो यहाँ पर देखिए रोट लिखा, क्या लिखा, ऑब्जेक्ट दिया है लेटर, इसकी जो है माइनर क्या है, स्विफ्टली, स्विफ्टली लिखा। कहाँ लिखा, प्लेस क्या है, एट होम। तो देखिए ये आपका क्या है, माइनर, ये आपका क्या है, प्लेस। और यस्टरडे लिखा, कल लिखा, तो ये क्या हो गया, टाइम। तो इसी को कहते हैं एमपीटी। यानी कि किसी सेंटेंस में अगर मैनर भी लिखना है, प्लेस भी लिखना है, टाइम भी लिखना है, तो हमेशा पहले मैनर लिखिए, फिर आपका प्लेस, फिर आपका टाइम। तो देखिए यहाँ पर जो मैनर है वो आपका कहाँ जा रहा है, मिड पोजीशन में जा रहा है ना, मिड पोजीशन में। प्लेस भी कहाँ जा रहा है, मिड में जा रहा है। और यहाँ पर टाइम क्या हो जा रहा है, एंड में हो जा रहा है। तो इस प्रकार से मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही रूल बताए हैं। समय 20-25 मिनट का लगा होगा, मैं मानता हूँ, देखा नहीं मैंने, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको एडवर्ब की जो पोजीशन है समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर मुझे अभी भी कुछ डाउट रह गया है, कोई ऐसा सेंटेंस भी पूछ सकते हैं जिसकी पोजीशन मिड में होनी चाहिए तो फ्रंट में हो गया, तो क्यों हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब ढेर सारे क्वेश्चन मुझे इकट्ठा हो जाएंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो 100% आपको ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब का जो टॉपिक है वो क्लियर कर देगा। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपने देखा है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और अगर नए हो पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।